acids. These are used as pharmaceutical aids. Pharmaceutical aids means वो मेडिकामेंट जो कि हम फॉर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, हम उनको एड्स कहते हैं. ठीक है. इन दी प्रेपरेशन ऑफ दी मेडिकामेंट्स, कि जो मेडिकामेंट्स बनाने के लिए हम कई बार एसिड्स भी यूज़ करते हैं अपनी मेडिसिन को बनाने के लिए उनकी फॉर्मेशन में. ठीक है. तो इसकी एग्जांपल है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे कि हम HCl को हम डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करते हैं, मीन्स डाइल्यूट फॉर्म में मीन्स उसमें वाटर हम ऐड कर लेते हैं कि उससे उसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है. वैसे अगर हम HCl का फॉर्मूला देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक का, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज़ HCl. अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं, सिनोनिम है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, भी इसे ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम है. ठीक है. अगर हम HCl हम लैब में प्रिपेयर करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्ट लेते हैं NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. तो यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम बाईसल्फेट प्लस HCl. तो सोडियम बाईसल्फेट हम अलग से निकाल लेते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, और HCl हमारे यहाँ पे मिल जाता है हमें. ठीक है. जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे. तो हमें HCl किसकी फॉर्मेशन से मिले हैं, आपस में किसकी रिएक्शन हुई है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड की एंड सल्फ्यूरिक एसिड की. अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में जो है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक कैसा होता है, इट इज़ कलरलेस. ठीक है. ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस, क्लियर एंड फ्यूमिंग लिक्विड. क्योंकि जब ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, जब हम इसकी बॉटल खोलते हैं तो तब क्या होते हैं, फ्यूम्स बाहर निकल रहे होते हैं. ठीक है. फ्यूम्स सभी को पता है, जैसे जस्ट लाइक वेपर्स. तो ये उस तरह का कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है. फिर हम क्या करते हैं, इसमें वाटर ऐड डाउन करके कि कितने परसेंट हमें सॉल्यूशन बनाना है, जैसे हमें 10% बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कुछ कंटेंट जो है 10 ml जैसे हमने एसिड ले लिया, और उसके हिसाब से हमने अपना वाटर लेना है कि हम कितने परसेंट ऐड डाउन कर रहे हैं. तो उसको हम क्या करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से ऐड कर लेते हैं. ठीक है. यानी कि 10 ml अपने HCl लेना है और उसमें 100 ml हमने वाटर लेना है, तो क्या बन जाएगा, 10% बन जाएगा. सेकेंड है इट पोजेसेस पंजेंट कलर. इसका पंजेंट लाइक कलर होता है. ठीक है. जैसे कि पंजेंट टेस्ट तो सभी को पता होगा, थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है. तो कलर अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका कलर जैसे लाइट ब्राउनिश कलर होता है. ठीक है. अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो उसको हम कह देते हैं इट पोजेसेस पंजेंट कलर. जैसे जस्ट लाइक टबैको कलर होता है, तो उसको हम पंजेंट कलर बोलते हैं. इट इज़ सॉल्युबल विद वाटर. अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वाटर में सॉल्युबल है, एंड अल्कोहल में भी, जैसे कि इथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ये सभी में क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है. नेक्स्ट है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सभी को पता है, बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है. ये अगर स्किन पे गिर जाए तो स्किन जल जाती है. अगर ये इवन दैट अगर ये फ्लोर या टाइल्स पे भी गिर जाता है तो ये फ्लोर और टाइल्स भी ख़राब हो जाते हैं. ये इतना ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. एंड अटैक्स मेटल्स, और ये मेटल्स पे भी अटैक करता है. अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम फ्लोर टाइल्स पे यूज़ करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाते हैं. अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स भी डैमेज हो जाते हैं. स्टोरेज, इसको हम कैसे स्टोर करते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर ऑफ ग्लास. यानी कि ग्लास की बॉटल्स, बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं, 3 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर. तो उन बॉटल्स में, ग्लास की बॉटल्स में हम इन्हें क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं. और उनका कलर भी क्या होता है, जस्ट लाइक एम्बर्ड ग्लास कंटेनर्स होते हैं. एम्बर्ड ग्लास मीन्स उसका डार्क कलर होता है उन बॉटल्स का. एंड टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड. और हमें इन्हें वहाँ पे ऐसी जगह पे स्टोर करके रखना है जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कितना, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से. मीन्स कूल जगह पे, जैसे कि जहाँ पे ठंडी जगह हो वहाँ पे रखना है. क्योंकि एक तो पहले से ही इतनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, और ऊपर से अगर हम इसे बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, अगर हम ऐसी जगह पे रख देंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो इनकी बॉटल होती है, ग्लास का कंटेनर होता है, उसके फटने का डर रहता है. इसलिए इनकी स्टोरेज में प्रॉपरली ये ध्यान रखा जाता है कि यहाँ इन्हें उस ऐसी ही जगह पे स्टोर करके रखना है जहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड ना हो. ठीक है.
जैसे कि अगर हम 40 डिग्री पे से स्टोर कर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बॉटल है वो रखे रखे ही अपने आप से ब्लास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो एसिडिक फॉर्म में था, वो कंसनट्रेटेड एसिड था और ऊपर से टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया बॉटल के अंदर, तो वो उसके चांसेस हो जाते हैं ब्लास्ट होने के। ठीक है फर्स्ट ईयर, क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट हम इसके यूजेस की बात करते हैं। ओके बेटा, यूजेस में अगर हम इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट आपका यूज़ आता है, इट इज़ यूज्ड एज अ फार्मास्यूटिकल एड। तो सभी को पता चल गया कि फार्मास्यूटिकल एड की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसे किस में यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स को प्रेपरेशन की में भी यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स को बनाने में यूज़ करते हैं, उनकी फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ टेक्निकल वर्ड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है एसिडिफाइंग एजेंट। सभी को पता है एसिडिफाइंग एजेंट है, ठीक है, एज अ एसिडिफायर यूज हो रहा है। थर्ड है आपका, इट इज़ ऑल्सो यूज टू इनएक्टिवेट दी प्रोटीलिटिक एंजाइम। प्रोटीलिटिक एंजाइम जो आपके स्टमक में होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि पेप्सिन। सभी को पता है कि जो पेप्सिन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे स्टमक में होता है, इसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है कि हमारे स्टमक में हमने फूड में जो भी प्रोटीन्स ली हैं उनको डिग्रेड करने के लिए, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है ये पेप्सिन। ठीक है, क्लियर है सभी को? पेप्सिन क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर है? ओके ओके, तो इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल थी वो थी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नेक्स्ट एसिडिफायर की एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। अब हम अमोनियम क्लोराइड के बारे में स्टडी करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है अमोनियम NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो 53.49 होता है। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, अमोनिया के साथ हम HCl लेते हैं और आपस में दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये इट इज़ अकर्स एज वाइट कलर का होता है। ये अमोनियम क्लोराइड अडरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और क्रिस्टल्स होते हैं। सेकेंड, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है ये मॉइस्चर कंटेंट यानी कि मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के साथ ही कैसा हो जाता है, जैसे कि कई बार आपके घरों में आपने देखा होगा कि जो टाटा सॉल्ट होता है, नमक होता है, ठीक है, वो कई बार क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है, पानी लिक्विफाई हो जाता है, से पानी छोड़ता रहता है। इट मीन्स वो क्या कर लेता है, आपके एनवायरनमेंट से उसने क्या किया है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, तो वो लिक्विफाई नेचर में होता है। तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि अमोनियम क्लोराइड भी उसी नेचर का सॉल्ट है, और उस नेचर वाले सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, कि वो हाइग्रोस्कोपिक है, आपके जो है एनवायरनमेंट से वो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके बेटा, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। ओके, इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल। ये अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है इन वाटर, पानी में, एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में सभी ने देखी है ना ग्लिसरॉल कैसी होती है, इसे आप ग्लिसरीन बोलते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल में, एंड मोर सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। और अगर बहुत अच्छे से हम कहें कि सबसे ज़्यादा अच्छे से किस में सॉल्युबल होता है, ये गर्म पानी में होता है। अगर इसकी प्योरिटी की हम बात करते हैं कि हम इसे कैसे चेक करेंगे कि ये प्योर फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सोल्यूशन लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का। सोल्यूशन कैसा होता है, जैसे कि हम कुछ कंटेंट लेते हैं, कुछ ml वाटर लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट लेंगे और उसको डिज़ोल्व करके एक सोल्यूशन बना लेंगे। उस सोल्यूशन में हमने क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स लेनी है, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड, और HCl के साथ साथ हमें कुछ ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड की भी लेनी है, FeCl3। फेरिक क्लोराइड क्या होता है, FeCl3 केमिकल लेना है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या कलर मिला है। अगर कोई कलर नहीं मिलता है कि नो रेड कलर इज प्रोड्यूस्ड मीन्स एब्सेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, मीन्स इसमें कोई और सब्सटेंस नहीं है, ये प्योर फॉर्म में है। अगर रेड कलर आ जाता है इट मीन्स ये इम्प्योर है, इसमें इम्प्योरिटीज़ है, इसमें कोई और सॉल्ट भी इसमें मिक्स है। तो ध्यान रहे कि जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो हमें रेड कलर नहीं मिलना चाहिए एज अ एंड प्रोडक्ट। क्लियर है? यस मैम।
ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम करते हैं। मैम रेड कलर से क्या होता है? रेड कलर नहीं फॉर्म होना चाहिए बेटा, रेड कलर नहीं आना चाहिए। अगर रेड कलर आ गया इट मीन्स उसमें कोई और सॉल्ट ऐड है, इम्प्योरिटी है उसमें, ठीक है, ये स्पेसिफिक बताया हुआ है, ठीक है। अगर रेड कलर है तो इम्प्योरिटी है, अगर रेड कलर नहीं आया है, वो कलरलेस है, इट मीन्स कोई इम्प्योरिटी नहीं है उसमें, कोई अदर सब्सटेंस नहीं है उसमें, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट करते हैं, इसका असे मेथड है। असे मेथड में भी क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन होती है। ये आपने +2 लेवल पे की होंगी बहुत सारी, सभी ने की है एसिड बेस टाइट्रेशन +2 में, आपने लैब में परफॉर्म किया होगा। आप क्या करते हो, वहाँ पे ब्यूरेट लेते हो स्टैंड में, ठीक है, और उस ब्यूरेट में क्या करते हो, बेस लेते हो और कॉनिकल फ्लास्क लेते हो। कॉनिकल फ्लास्क में आपका एसिड होता है और उसमें आप इंडिकेटर डालते हो। इंडिकेटर मोस्टली हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टार्च, फिनोल्फ्थलीन, पोटेशियम परमैंगनेट, यही इंडिकेटर्स यूज़ किए थे सभी ने, ठीक है। और फिर हम उसका क्या करते हैं, एंड पॉइंट चेक करते हैं, पिंक टू कलरलेस और कलरलेस टू पिंक। सभी ने किया ये +2 लेवल पे, फर्स्ट ईयर यस मैम। किए हैं ना बेटा सभी ने। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैंड पे जो हम ब्यूरेट लगाते हैं उस ब्यूरेट में हम बेस लेते हैं, ठीक है, और हम कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं जिसमें हमने क्या करना होता है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप हमने उसे शेक करना होता है। हम जहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं एसिड बेस की, तो एसिड हमने कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। तो इस वाली रिएक्शन में हम जब असे करते हैं अपने अमोनियम क्लोराइड का, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, किसका, सब्सटेंस का। एक्वा सोल्यूशन किसे कह रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड लिया हमने सॉल्ट, और उसमें थोड़ा सा हमने क्या किया, वाटर ऐड कर लिया, कुछ कंटेंट जितना हमें बताया होगा हमारी प्रैक्टिकल नोटबुक में, ठीक है। तो उतना बना के हमने कंटेंट लेके हमने वो जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया है अपने अमोनियम क्लोराइड का, उसमें हमने क्या ऐड करना है, फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन ऐड करना है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट मीन्स उसमें से हमने क्या करनी है, लिबरेशन करनी है HCl एसिड की। ये कैसे होगी, दिस इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ 1 point normal sodium hydroxide using dilute phenolphthalein as an indicator, yielding pink color at the end point। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं हम 0.1 नॉर्मल, ये हमें किस में लेना है, ब्यूरेट में लेना है, ये हमारा बेस है। ये हमें किस में लेना है, HCl एसिड, ये हम अपनी कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। और इंडिकेटर हमें यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। तो हमें एंड पॉइंट यहाँ पे क्या मिल रहा है, पिंक कलर एट द एंड पॉइंट। जब हम दोनों को मिक्स कर लेंगे और एसिड और बेस को, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे जब हमारा पिंक कलर आ जाता है कॉनिकल फ्लास्क में, ऐसे स्टर करते रहते हैं ना, शेक करते रहते हैं कॉनिकल फ्लास्क को, तो जब भी हमें लगेगा कि पिंक कलर आना स्टार्ट हो गया है, उसी पॉइंट पे हमने ब्यूरेट को बंद कर देना है, स्टॉप कर देना है, ताकि हमें क्या इंडिकेशन मिल जाती है कि हमारा एंड पॉइंट आ गया। तो वहाँ से भी हम क्या करते हैं, ये हमारा असे मेथड होता है, ये हम पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने ये असे मेथड किसके लिए किया है, फॉर दी अमोनियम क्लोराइड, और इस टेस्ट का नाम क्या है, असे मेथड का एसिड बेस टाइट्रेशन। तो अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड को हम किस में यूज़ करते हैं, एज अ एक्सपेक्टोरेंट। जितनी भी आप क्या करते हो, कफ वाली जो है मेडिसिन लेते हो, कफ सिरप लेते हो, सभी लेते हैं ना, खांसी की दवाई लेते हैं, तो उसमें जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं बॉटल पे, वहाँ पे ध्यान से देखना, वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भी लिखा होगा, ठीक है। तो जितनी भी आपकी होती हैं एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स हम किसे कहते हैं, कि एक्सपेक्टोरेंट्स वो दवाई होती हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो स्पूटम है उसे एक्सपेल आउट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। कई होते हैं ना लोग, उन्हें क्या होती है, ड्राई कफ भी होता है, वेट कफ भी होता है। तो वेट कफ किसे कहते हैं हम, जिसमें रेशा बनता है, ठीक है, स्पूटम होता है, ऐसा होता है ना, रेशा बहुत बनता है, बलगम आता है, तो उसे हम वेट कफ कहते हैं। और कई लोग होते हैं ना, ड्राई कफ होते हैं, जैसे बस खांसी आती रहती है लगातार, तो उसे हम कहते हैं ड्राई कफ। तो एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेफरेबल होते हैं फॉर दी वेट कफ, ताकि वो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी जो नली है जिसे हम सांस लेते हैं, वहाँ से जितना भी स्पूटम जमा होता है अंदर, इसके अंदर उसे बाहर निकाल देते हैं।
और उन मेडिसिन को हम कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। तो उसका ये मेन इंग्रेडिएंट है एक्सपेक्टोरेंट का, कि कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। तो आप बॉटल पे देख सकते हो अपने घरों में, ठीक है। और अगर हम इसकी अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं और कहाँ पे यूज़ होता है ये, एज अ डायूरेटिक। डायूरेटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि यूरिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी को यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, यूरिन प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे हम डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, तो उसमें भी अमोनियम क्लोराइड यूज़ होता है। एसिडिफाइंग एजेंट में यूज़ होता है, अभी आप इसी कैटेगरी को तो पढ़ रहे हो, एसिडिफायर्स होते हैं ये। तो हमने इसके 3 यूजेस पढ़े हैं, अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट भी यूज़ होता है, डायूरेटिक्स में भी यूज़ होता है, और एसिडिफाइंग एजेंट भी यूज़ होता है। क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। प्रॉब्लम है किसी को, कुछ पूछना है? लिबरेशन। हाँ जी बेटा बोलो। मैम लिबरेशन माने क्या होता है? लिबरेशन, लिबरेशन मीन्स एक्सपेल आउट होना, किसी चीज़ का बाहर निकलना, ऐसे लिबरेट होना, ऐसे निकलना कह देते हैं, लिबरेट आउट होना, ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट है एंटासिड्स, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कैटेगरी है एंटासिड्स की, ध्यान से अच्छे से सिलेबस में देखना। तो अगर हम एंटासिड्स की बात करते हैं तो एंटासिड्स वो होते हैं सब्सटेंस जिन्हें हम यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक कंटेंट, मीन्स एंटा एसिड, एसिड है और एंटा, एंट मीन्स उसके अगेंस्ट। अगर हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है, कई लोगों का आपने सुना भी होगा कि मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, डाइजीन, डाइवोल, ये सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो हम उन मेडिसिन को क्या कहते हैं, एंटा एसिड्स। और आजकल तो जो डॉक्टर हैं सीधा ही एसिलॉक प्रेफर करते हैं, रेंटिडीन देते हैं, ताकि जिनके ज़्यादा एसिड बनता है तो वो ये मेडिसिन लेते हैं। तो उन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड्स, कि आपकी जो है स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड ना बने, एसिडिटी ना हो, तो वहाँ पे उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, उसका एसिडिक करेक्टर ख़त्म करने को कहते हैं हम न्यूट्रलाइज करना। उनको कहाँ पे, गैस्ट्रिक कंटेंट्स में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है स्टमक में, तो यहाँ पे उस गैस्ट्रिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ये एंटासिड्स। तो अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 तरह के होते हैं, एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल। इनको हम सिस्टेमिक एंटासिड्स कहते हैं और इनको नॉन सिस्टेमिक कहते हैं। जो सिस्टेमिक एंटासिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर सॉल्युबल, ये जल्दी से घुल जाते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, हमारी स्टमक के अंदर टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिस्टेमिक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्टरनेशंस। और हमारे स्टमक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऑल्ट्रेशंस मीन्स जो आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उनको क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, उनको क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं अगर वो इम्बैलेंस हो रहे हैं तो। एंड एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्लड है, ठीक है, ब्लड में बाइकार्बोनेट की कंटेंट को बढ़ा देते हैं, और अगर हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो गया है तो वहाँ पे एसिड का कंटेंट कम कर देते हैं हमारे ब्लड में, जिससे कि जो है एसिडिटी कम हो जाती है। क्लियर है सभी को? फर्स्ट ईयर? यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे अगर हम सिस्टेमिक एंटासिड की बात करते हैं जो कि हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्बल होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा सॉल्ट आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एंटासिड की ट्रैक्ट करता है। नॉन सिस्टेमिक में जो नॉन एब्जॉर्बल होते हैं, नॉन एब्जॉर्बल में क्या होगा कि हमारे स्टमक के अंदर टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, लेकिन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करके हमारी बॉडी से ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। These are not absorbed to a significant extent. For example, जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉल्ट्स, ये यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, जैसे डाइजीन, डाइवोल बोटल्स आती हैं, वहाँ पे आप देखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कॉम्बिनेशन में होते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम जब ज़्यादा एसिडिटी बनी होती है तो हम ये जो है सस्पेंशन फॉर्म में आते हैं, बेसिकली ये हम इनकी जो है सस्पेंशन फॉर्म में लेते हैं
1 ढक्कन 2 ढक्कन ऐसे लेते हैं मेडिसिन, और जब क्या करते हैं इनको हम ले लेते हैं, उसके बाद हाफ एन आवर के बाद हमें क्या होता है, जो एसिडिटी वो रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो होते हैं ये हाइड्रोक्साइड के साथ इनका कॉम्बिनेशन फॉर्म में होता है और बहुत अच्छे होते हैं और फास्ट रिलीफ होता है इनका और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है। तो बेसिकली मार्केट में यही ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, ये भी आते हैं। ओके, क्लियर है फर्स्ट ईयर? एनी डाउट? यस मैम। Yes, ma'am. डाउट है बच्चे किसी को? नो मैम। ओके बेटा, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं एंटासिड, ठीक है, तो एंटासिड में फर्स्ट कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मींस आपके पास एक बोतल है, ठीक है, डाइजीन या डाइवोल की, इनकी टैबलेट्स भी आती है मार्केट में जो कि क्या होती हैं, ऐसे बस ऐसे अपने मुंह में डालो और उनको ऐसे चबाते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, ये जो एंटासिड्स होते हैं शुड बी एब्जॉर्बेबल, ये इजीली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने चाहिए और कोज दी सिस्टेमिक एल्कलोसिस, और हमारे ब्लड में जो है एसिड का कंटेंट कम कर दें और किसका कंटेंट बढ़ा दें, बाइकार्बोनेट का, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक एल्कलोसिस। सेकेंड पॉइंट है द एंटासिड्स शुड नॉट बी अ लेक्सेटिव, ये लेक्सेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेक्सेटिव का मतलब क्या होता है कि हमारे स्टमक में जो स्टूल्स होते हैं उनको सॉफ्ट करना, ठीक है, वो उनको सॉफ्ट ना करें जिससे कि क्या होते हैं और कॉज कॉन्स्टिपेशन, और हमारे स्टमक में ऐसे है ना कि पेट में कब्ज भी नहीं होनी चाहिए ना, तो ये करें कि हमारे जो फिशेस हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं कि डायरिया हो जाए, हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसे होना चाहिए कि हमें कब्ज ही हो जाए, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होनी चाहिए। तो एंटासिड्स ऐसी नेचर के होने चाहिए। थर्ड, दी एंटासिड शुड एक्सर्ट इट्स इफेक्ट रैपिडली, इसका जो फास्ट एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, ठीक है, एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है कि बहुत देर तक इनका इफेक्ट रहता है। दी एंटासिड्स शुड प्रॉब्ली इनहिबिट पेप्सिन, ये जो एंटासिड्स होते हैं ये किसे इनहिबिट करते हैं, पेप्सिन को। क्यों? क्योंकि जो पेप्सिन है वो ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि हमारे जो फूड में हमने प्रोटीन लिया है उसको डिग्रेड करते हैं, तो ये उसे क्या करना चाहिए, इनहिबिट करना चाहिए, ताकि हमने अपने फूड में जो प्रोटीन लिया है, ठीक है, हम अपने डाइट में इनटेक कर रहे हैं, वो एसिड्स हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, ठीक है, तो इसे वो इनहिबिट करना चाहिए, तो अच्छी बात है। दी एंटासिड शुड हैव बफर इन दी पीएच रेंज ऑफ 4 to 6, तो ये जो एंटासिड है इसकी जो पीएच है उस वो कितनी होनी चाहिए, 4 से 6 तक ही होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा, हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट का कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, अल्कलाइन नेचर हो जाएगा, जिससे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. मैम एक बार थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड वाला पॉइंट है बच्चे कि दिस एंटासिड शुड एक्सर्ट इट्स इफेक्ट रैपिडली, कि जो हम ये मेडिसिन ले रहे हैं, एंटासिड जो दवाई ले रहे हैं हम, तो ये अपना जो है इफ़ेक्ट जल्दी शो करे। मीन्स अगर हमने कोई दवाई ली है तो उसका असर जल्दी होना चाहिए। अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी हो गई है और हमने डाइजीन डाइवोल लिया है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट जल्दी आना चाहिए, हमारी एसिडिटी जल्दी रिमूव होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप मार्केट में देखते हो इनो देखते हो, तो इनो क्या है 6 सेकेंड्स में अपना काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो अपना जो है एक्सर्ट कर रहा है अपना इफेक्ट रैपिडली, वो अपना इफेक्ट जल्दी से दे रहा है, ठीक है, एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसका असर भी बहुत लंबे टाइम तक होना चाहिए। मीन्स अगर हमने आज सुबह एंटासिड मेडिसिन ली है तो एटलीस्ट कल तक उसका इफेक्ट रहना चाहिए हमारे स्टमक में, ठीक है। ठीक है मैम। मैम लेग्जेटिव का मतलब क्या बताइए मैम? लेग्जेटिव का मतलब होता है कि हमारे जो स्टूल्स होते हैं उनको सॉफ्ट कर देते हैं लेग्जेटिव्स, ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारे जो बाउल है, बाउल जो उसको क्लियर करने में हमारी हेल्प करते हैं। कई बार हमें क्या होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है, तो वहाँ पे हमारा इजीली पेट क्लियर नहीं हो पाता, तो उस
कंडीशन में क्या करते हैं, हम लेग्जेटिव्स लेते हैं जो कि हमारे स्टूल्स को सॉफ्ट कर देते हैं और इजीली हमारा पेट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एंटासिड जो है लेग्जेटिव भी नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए। मीन्स हमारे जो स्टूल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना करें और कब्ज़ भी ना करें। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हमारे स्टूल्स तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, मीन्स दस्त लग जाएंगे, तो वो वाली कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाएगी तो हमारा पेट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है? यस मैम। तो नेक्स्ट हम करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सभी हेडिंग डालो, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट नेक्स्ट सॉल्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के नीचे लिखो सोडा बाइकार्ब, सोडा बाइकार्ब, common name NaHCO3, NaHCO3। मैम फिर से रिपीट कीजिए। बेटा आपने जो सॉल्ट का हेडिंग डालनी है वो लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडा बाइकार्ब जो है इसका कॉमन नेम है, सोडा बाइकार्ब इज द कॉमन नेम, और ब्रैकेट में लिख लो NaHCO3, केमिकल फॉर्मूला है इसका NaHCO3। मॉलिक्यूलर वेट इज, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर वेट 84.01, 84.01। नेक्स्ट नीचे हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फर्स्ट पॉइंट लिखने हैं, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, इट अकर्स एज, इट अकर्स, अकर्स की स्पेलिंग है OCCURS, इट अकर्स एज अ वाइट कलरलेस, वाइट लिख लो या और कलरलेस, और लिख लेना बीच में, वाइट और कलरलेस, अडरलेस, अडरलेस मीन्स इसमें से कुछ भी स्मेल नहीं आती है, अडरलेस, क्रिस्टलाइन पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे, जैसे आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो वो तो बड़ी होती हैं, ठीक है, उनसे भी बहुत छोटे गोलियां होती हैं, उनको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। हाँ जी आदित्य क्या बोल रहे हो बेटा? मैम जैसे चुलाई के दाने। हाँ बेटा, जस्ट लाइक दैट, गुड। ठीक है, उस फॉर्म में अगर कोई सॉल्ट होता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स, की वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नीचे हेडिंग डालो प्रेपरेशन, प्रेपरेशन यहाँ पे आपने लिखना है Na2CO3, आप कैमरे में देख सकते हो, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिला है, सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सभी नोट कर लिया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज में अपने फर्स्ट पॉइंट पहले लिख लिया था। सेकंड पॉइंट लिखो, इट बिगिंस टू लूज, it begins to lose carbon dioxide at about 50 degree and at 100 degree तो यहाँ पे अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो 50 डिग्री और 100 डिग्री पे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, इसको इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पे CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अपने प्रेपरेशन में जो लिखी है, इसे लूज करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखो, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये इजीली पानी में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है पानी में। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड insoluble in alcohol and insoluble in alcohol. Fourth point, it is soluble in water and insoluble in alcohol. alcohol की स्पेलिंग है ALCOHOL, alcohol। हो गया मैम। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इट इज स्टेबल इन ड्राई एयर, इट इज स्टेबल इन ड्राई एयर। ड्राई एयर मीन्स मॉइस्चर नहीं होना चाहिए आपके एनवायरनमेंट वाली एयर में। जैसे कि बारिश के बाद का जो मौसम होता है उस वाले कंटेंट में, उस वाले मॉइस्चर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो एनवायरनमेंट होता है आपका उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो क्या होना चाहिए आपका, जैसे ड्राई एयर है, धूप निकली हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई एयर बोलते हैं। ठीक है, इट इज स्टेबल इन ड्राई एयर, कॉमा बट स्लोली डिकम्पोज in moist air, but slowly decompose in moist air। moist की स्पेलिंग है MOIST, moist मीन्स जिसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा, उसमें ये स्लोली क्या होता है, डैमेज होना, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, नीचे लाइन में लिखूं, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, एरो बना के सामने लिखो, इट गिव्स द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट्स। I'm repeated again, it gives the reaction of sodium and bicarbonates, नेक्स्ट यूजेस लिखेंगे इसके, क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये। फर्स्ट पॉइंट, डायरिया की स्पेलिंग है DIARRHOEA, डायरिया। सेकेंड पॉइंट, एक्यूट पॉइजनिंग का मतलब होता है कि अगर कम
कंसंट्रेशन में पॉइजन लिया गया हो, चाहे वो एक्सीडेंटली लिया हो, गलती से लिया गया हो या जानबूझ के लिया गया हो, या फिर जो पर्सन है वो ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहाँ पे पॉइजन बनाया जाता है, ठीक है। तो एक्यूट पॉइजनिंग फ्रॉम एसिडिक ड्रग्स, एक्यूट पॉइजनिंग फ्रॉम एसिडिक ड्रग्स। थर्ड पॉइंट है एंटासिड, थर्ड पॉइंट इज एंटासिड। फोर्थ पॉइंट आई लोशंस, आई लोशंस कॉमा ईयर ड्रॉप्स। आई लोशंस में जैसे आई ऑइंटमेंट बनती हैं, आँखों में आती है ना, ऑइंटमेंट लगाने के लिए आती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आई लोशंस कॉमा ईयर ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स कानों में। जैसे आपकी दवाई हाँ जी, जो है आप बता रहे हो ना कि आई लोशन, तो मैम आपकी दवाई होती है ना? हाँ जी बेटा, आँख की दवाई होती है ये। एक आते हैं ना आई ड्रॉप्स भी आते हैं, एक होती है ऑइंटमेंट आती है, ऐसे मल्लम टाइप आता है ना, उसे हम ऑइंटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये आई लोशंस हैं, ठीक है। और ईयर ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, जो ड्रॉपर होते हैं, मीन्स जो कंटेनर होता है उसे हम ड्रॉप्स की फॉर्म में अपने कानों में डालते हैं, तो उन्हें हम ईयर ड्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. मैम ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट सॉल्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की स्पेलिंग है ALUMINIUM, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। हाइड्रोक्साइड की स्पेलिंग है HYDROXIDE, हाइड्रोक्साइड जेल, GEL जेल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। जेल की फॉर्म तो सभी ने देखी होगी कि जेल की कैसे फॉर्म होती है, क्योंकि आजकल फेस वॉश भी जेल फॉर्म में आ रहे हैं और हेयर स्टाइल्स बनाने के लिए भी जेल्स आती हैं, तो सभी को जेल फॉर्म पता है कि जेल फॉर्म कैसी होती है। तो आपका ये जो सॉल्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जेल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो Yes, ma'am. इसके सिनोनिम लिखो बेटा। सिनोनिम इसके और कौन कौन से अदर नेम्स हैं उनको हम सिनोनिम कहते हैं। सिनोनिम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर, ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड, एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड पाउडर, एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड पाउडर। हाइड्रेटेड मीन्स जिसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, और डिहाइड्रेटेड मीन्स जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, दैट इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड पाउडर। नीचे लाइन में लिखेंगे इट इज रिकॉग्नाइज्ड, it is recognized into two ways. It is recognized into two ways. First point, aluminum hydroxide gel, aluminum hydroxide gel. Second, dried aluminum, सेकेंड पॉइंट है ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। अब हम जो प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं वो किसकी हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की हैं, ठीक है। क्योंकि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो टू फॉर्म्स में होती है, फर्स्ट वन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और सेकंड ड्राइड फॉर्म वाले। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ करेंगे वो किसकी करेंगे, ओनली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की, ठीक है, इनके ए पोर्शन की, ए पार्ट की। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो प्रॉपर्टीज़ में, इट इज़ अ वाइट विस्कस सस्पेंशन। It is a white
विस्कस सस्पेंशन। विस्कस मीन्स इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। आपको पता है ये जो जेल है, जेल भी तो एक तरह का लिक्विड ही है, लेकिन उसमें क्या होता है वो लिक्विड विस्कस ज़्यादा है, ज़्यादा विस्कोसिटी है उसमें, इसलिए उसका जो है फ्लो प्रॉपर्टी बहुत ही कम है। ठीक है, वो फ्लो ही नहीं कर पाता इतनी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है ये एक विस्कस सस्पेंशन फॉर्म में है। सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज अ सुटेबल flavoring and antimicrobial agent. It is a suitable flavoring and antimicrobial agent. ये एक फ्लेवरिंग एजेंट, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ होता है और एंटी माइक्रोबियली। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा जेल फॉर्म में बच्चों की कैंडीज़ भी आती हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट फ्लेवर्स की होती हैं, तो वहाँ पे इस जेल को हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। कैसे? जितने भी आजकल क्या होते हैं सैनिटाइज़र आ रहे हैं जेल फॉर्म में, ठीक है, तो वो भी एक तरह की जेल है, तो वहाँ पे भी ये किस तरह यूज़ हो रहा है, एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो वहाँ पे जो है आपका ये जेल फॉर्म ही यूज़ हो रहा है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। तो थर्ड पॉइंट लिखो, इट हैज़ अ pH between 5.5 and 5.5 and 8.0. 5.5 and 8.0. नेक्स्ट है इसकी प्रेपरेशन। लिखो, कैमरे में आप देख सकते हो, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी कि AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस 3 moles of ammonium hydroxide NH4OH, ammonium hydroxide give rise to, इस एरो को हम क्या कहते हैं, give rise to, मीन्स हमें आगे फर्दर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम AlOH, ब्रैकेट के बाहर लिखा है 3, यानी कि एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड प्लस 3 moles ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4 अमोनियम Cl क्लोराइड। तो यहाँ पे हमें एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड मिल रहा है और 3 moles ऑफ अमोनियम क्लोराइड मिल रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे किसकी सिंथेसिस की है, किसको प्रिपेयर किया है, एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड को। तो यहाँ पे हम इसे किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, एक पाउडर फॉर्म में यूज़ हो रहा है, एक जेल फॉर्म में यूज़ हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोक्साइड जेल है वो ड्राइड फॉर्म में है। ये जो ड्राइड फॉर्म में है, ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फर्स्ट ईयर। सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है जी।